हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एक नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं टेक गुरुजी। मेरा नाम है दीपक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हमें कोई भी एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट जो टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वह हमारा है सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग को इस वीडियो में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके जो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के जो क्वेश्चन बनेंगे वो कर लेंगे, या फिर एमसीक्यू सीरीज जो हमारी चल रही है वो करेंगे। इसके बाद में जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप बता देना, तो अब नेक्स्ट वो टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे। जो आपको दिक्कत लग रही होगी सर ये थोड़ा टफ लग रहा है, वो हम कर लेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं फटाफट से। ये क्लास थोड़ी लंबी होगी। सबसे पहले देख लेते हैं हम सोल्डरिंग क्या है। सोल्डरिंग क्या है? धातुओं को जोड़ने की यह विधि वेल्डिंग से काफ़ी भिन्न है। धातुओं को जोड़ने के लिए सिरों को पिघलाना भी नहीं पड़ता और धातुओं को ठोस रूप में ही सोल्डर या स्पेल्टर की सहायता से जोड़ा जाता है। सोल्डर मुख्य रूप से कलई तथा सिक्के लेड, टिन और लेड। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे, सोल्डर जो है वह टिन और लेड का मिश्र धातु है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि सोल्डर किसकी मिश्र धातु है। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सोल्डर टिन और लेड की मिश्र धातु है को पिघलाकर हम जो सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग मुख्य रूप से टिन और लेड की मिश्र धातु है और स्पेल्टर तांबे, कॉपर तथा जिंक की स्पेल्टर है वह कॉपर और जिंक की है। तो दोनों का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट जुड़ने वाली धातु से कम होता है। सोल्डर को 350 डिग्री सेल्सियस से कम तथा स्पेल्टर को 650 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान पर पिघल जाता है। अब दोस्तों होता क्या है, जब हम मान लीजिए हम किसी धातु की सोल्डरिंग कर रहे हैं, हमें मान लीजिए कोई जॉइंट बनाना है और हम उसकी सोल्डरिंग कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? सोल्डरिंग में होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पर हम एक लैप जॉइंट बना रहे हैं, तो लैप जॉइंट में होगा क्या, दो धातु को हमने रख लिया है ऊपर। ये मान लीजिए हमारा जॉब है, ये है, और ये हमने यहाँ पर रख लिया है, ये हमारा लैप जॉइंट हम बना रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सोल्डर को हम इस धातु के पॉइंट पर रख के गर्म करेंगे और उस धातु के मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा अधिक, सोल्डर के मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा अधिक गर्म करेंगे, तो उसके कारण ये दोनों धातुएं जुड़ जाएंगी। इसी प्रक्रिया को हम सोल्डरिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नीचे क्या है। यदि ये ऐसा कि आप यहाँ पर फिगर में भी देख पा रहे होंगे, यदि साफ किए हुए धातु के तल पर सोल्डर या स्पेल्टर पिघलाया जाए तथा इनके गलनांक से थोड़ा अधिक गर्म किया जाए तो ये धातुएं फैलकर उसके साथ जुड़ जाएंगी। जैसा कि दोस्तों अभी आपको बताया, वास्तव में ये धातुओं के साथ ऊंचे तापमान पर मिश्रण बना लेते हैं तथा धातु के कणों पर इसकी तह चढ़ जाती है या परत चढ़ जाती है। पिघलकर ये जोड़ में कैपिलरी एक्शन द्वारा जोड़ भर देते हैं और ठंडा होने पर जमकर जोड़ बना देते हैं। सोल्डर का उपयोग धातु को जोड़ने के लिए किया जाए तो जोड़ने की इस विधि को नर्म टाँका यानी कि सॉफ्ट सोल्डरिंग या नर्म टाँका लगाना तथा सफ़ेद सोल्डरिंग हम जो है कहते हैं। अब बात आती है कि हम ठीक है, सोल्डरिंग का हमें पता चल गया, सोल्डर क्या है, टिन और लेड की मिश्र धातु है, और ये आपने देख लिया सोल्डरिंग करते कैसे। अब बात आती है कि सोल्डरिंग का दोस्तों जो प्रयोग है वह किया कहाँ जाता है। सोल्डरिंग के प्रयोग की बात आती है, सोल्डरिंग का यूज़। दोस्तों मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए अलग से ये सब कंटेंट में टाइप करके लाऊं फिर उसमें दूसरा दिखाऊं कि भाई ऐसा ऐसा ये मैंने खुद से बनाया है। ये जो मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो वही है, क्योंकि जॉब के साथ साथ में इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आपके लिए कंटेंट अलग से तैयार कर पाऊँ। तो जो है मैं आपको उससे पढ़ा रहा हूँ। तो हम देख लेते हैं सोल्डरिंग के प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। दोस्तों आप सभी ने जनरली देखा होगा, सोल्डरिंग का जो यूज़ है वो जनरली हम इलेक्ट्रिक वर्क में करते हैं, आपने देखा होगा। चलिए हम पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। सोल्डरिंग के प्रयोग, यूजेज ऑफ सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग का प्रयोग बिजली का काम तारों को जोड़ लगाने, रेडियो टीवी के कार्यों में पतली सीटों के जोड़ लगाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा ऐसे पार्टों को भी जोड़ा जाता है जिनका वर्किंग तापमान 300 डिग्री सेल्सियस से कम होता है।
इससे अधिक तापमान पर सोल्डरिंग का जोड़ खुल जाता है। सोल्डरिंग के द्वारा दो एक समान या असमान धातुओं को बिना पिघलाए जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग पाइपों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज समझ गए होंगे कि सोल्डरिंग का जो है प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, किस लिए किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, सोल्डर किसे कहते हैं। विभिन्न प्रकार के सोल्डर व उनके गलनांक भी लिखो। तो सोल्डर जो है वह सोल्डर धातुओं का मिश्रण होता है जो कम तापमान का सोल्डर किसे कहते हैं, कम तापमान पर पिघल जाता है। यह मुख्यतः टिन और लेड, जैसा कि आपको फिर से यही आ गया है, टिन और लेड। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अब इसको नोट डाउन करके रखें। सोल्डर किन किन धातुओं का मिश्रण है, और फिर इसमें परसेंटेज भी पूछा जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह के सोल्डर में क्या क्या पूछा जाता है, कौन से कार्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें मिश्रण पूछा जाता है, तो वो हम आगे देखेंगे। तो कहा गया है कि सोल्डर धातुओं का मिश्रण होता है जो कम तापमान पर पिघल जाता है। यह मुख्यतः टिन और लेड की मिश्रित धातु है। इसका गलनांक इन धातुओं से भी कम होता है, अर्थात ये 96 डिग्री सेल्सियस से 225 डिग्री सेल्सियस तक पिघल जाता है। यदि इसके गलनांक को कम करना हो तो बिस्मिथ धातु डाली जाती है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा जाता है कि अगर सोल्डर गलनांक को कम करना है तो उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो आप ये याद रखें, इसमें बिस्मिथ धातु डाली जाती है। और यदि गलनांक अधिक करना हो तो इसमें एंटीमनी, अगर हमें गलनांक को बढ़ाना है, मेल्टिंग पॉइंट को हाई करना है, तो इसमें एंटीमनी की कुछ मात्रा मिला देते हैं। चलिए अब देख लेते हैं टिन और लेड के प्रकार। सोल्डर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, टिन और लेड का मिश्रण, टिन लेड प्लस एंटीमनी का मिश्रण, टिन लेड प्लस कैडमियम का मिश्रण। जब सोल्डर में लेड की मात्रा अधिक होती है तो गलनांक अधिक होता है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब सोल्डर में लेड की मात्रा अधिक होती है तो गलनांक अधिक होता है, और टिन की मात्रा अधिक होती है तो गलनांक कम होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सोल्डर जब ठोस से तरल अवस्था में आता है, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड में आता है, तो उस समय यह लेई पेस्ट की तरह बन जाता है जो प्लम्बिंग के कामों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विभिन्न प्रकार के सॉफ्ट सोल्डर। ये दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, तो ये आपको सब याद करना पड़ेगा। देखिए सोल्डर का हमसे बोला है विभिन्न प्रकार के सोल्डर, तो कंपोजिशन यहाँ पर है सोल्डर का, और मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, और यूज़, कंपोजिशन, मेल्टिंग पॉइंट और यूसेज। तो हम पहले देख लेते हैं, यहाँ पर टिन 95% और लेड, यानी कि यहाँ पर टिन की मात्रा अधिक होगी तो गलनांक क्या होगा, आपने अभी देखा था, अगर टिन की मात्रा अधिक होगी तो गलनांक कम हो जाता है, और लेड की मात्रा अधिक होगी तो गलनांक अधिक हो जाता है। यहाँ पर टिन की मात्रा अधिक है यानी मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं जो 95% टिन और 4.5% लेड और एंटीमनी, ये काय के लिए, इलेक्ट्रिक वर्क के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो दोस्तों जो जनरल जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है भाई यही पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक वर्क के लिए कौन सा जो है हम शोल्डर का प्रयोग करते हैं, और उसका परसेंटेज तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, पहला वाला ही। अब हम ये सारे आप देख लीजिएगा, आपको याद रखने हैं सब, एक बार मतलब नज़र में याद होना चाहिए, हाँ ये इसका ये है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कहा गया है विभिन्न प्रकार के सॉफ्ट सोल्डर व उनके प्रकार लिखो और एक अच्छे सोल्डर के गुण भी बताओ। तो दोस्तों जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्ट सोल्डर हैं तो उनको हम देख लेते हैं। पहले इलेक्ट्रिक वर्क सोल्डर, तो इलेक्ट्रिक वर्क सोल्डर हमने अभी देखा 95% टिन होता है, उसमें 4.5% लेड और 0.5% एंटीमनी मिली होती है। इसका गलनांक 183 डिग्री सेल्सियस 223 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका प्रयोग बिजली के कामों में किया जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह होता है दोस्तों जनरल सोल्डर से, यानी कि साधारण सोल्डर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी इसका प्रयोग कहाँ किया है। इस सोल्डर 2 प्रकार से बनाया जाता है, पहले टिन 50%, लेड 47% और 3% एंटीमनी। दूसरे में 50% टिन, 49.5% लेड और 0.5 एंटीमनी। पहले का गलनांक 185 से 203 होता है और दूसरे का 183 से 214 होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो गलनांक में मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है वो हमारे एंटीमनी के कारण आ रहा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। दोनों का प्रयोग आम सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। टिन सोल्डर में मात्रा पूछी जाती है तो 40% यहाँ पर टिन होता है और लेड होता है 60%। नेक्स्ट जो है प्लम्बिंग सोल्डर, वो आपने देख ही लिया है। अब हम आ जाते हैं अच्छे सोल्डर के गुणों पर।
क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड शोल्डर। एक अच्छे शोल्डर का जो है, शोल्डर का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से 60 से 70 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। जनरल सी बात है दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर हम मान लीजिए कोई धातु को जो है सोल्डरिंग कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा मान लीजिए एक वर्क पीस हो गया, ये यहाँ पर हमारा दूसरा वर्क पीस रख लिया हमने, अब हम यहाँ पर इसकी सोल्डरिंग कर रहे हैं। तो सोल्डरिंग करते टाइम हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम ये लेफ्ट जॉइंट लगा रहे हैं, तो सोल्डरिंग हम कर रहे हैं, तो सोल्डर जो है वह इस धातु से, जो बेस मेटल हमारा, उसके मेल्टिंग पॉइंट से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, तो हमारी सोल्डरिंग जो है अच्छी होगी। जब ऐसे ही हम सोल्डर को यहाँ पर पिघलाएंगे और जो उसका गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, उससे हम थोड़ा सा अधिक इसको पिघलाएंगे, तो यहाँ पर ये पिघल जाएगा और धातु के साथ में ठंडा होने पर एक अच्छा जोड़ बना लेगा। नेक्स्ट है, इसमें अन्य धातुओं को गीला करने का गुण, यानी कि वेल्डेटिंग क्वालिटी होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए हम जो हमारा जो बेस मेटल था, उसको गलाने की क्वालिटी भी इसमें होनी चाहिए कि उससे अच्छे से चिपक जाए। दूसरा, ये तरल अवस्था में अच्छा फैलना चाहिए, यानी कि मेल्ट होने के बाद में ये फैलना अच्छा नहीं चाहिए। इसके बाद फोर्थ नंबर, यह मुख्य धातु यानी बेस मेटल के साथ मिलने वाला होना चाहिए, ये भी है। और पांचवा है, जोड़ वाले स्थान पर यदि कोई ऑक्साइड हो तो यह उसके साथ घुलनशील डिजॉल्व होना चाहिए। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर जुड़ने वाले स्थान पर कोई ऑक्साइड आ गया है या कोई, तो वहाँ पर उसको डिज़ोल्व करने वाला हमारा सोल्डर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। जो अगला जो हमारा जो मेन जो टॉपिक है, वो हमसे जो पूछा जाता है वह हमें फ्लक्स से आप क्या समझते हैं और फ्लक्स के गुण व प्रकार। तो दोस्तों फ्लक्स हम देख लेते हैं क्या है। फ्लक्स एक द्रव, पाउडर या पेस्ट के रूप में मिलता है। इसका प्रयोग जोड़े जाने वाली सतह को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए व ऑक्सीडेशन को ना बनने देने के लिए किया जाता है। दोस्तों आप समझ गए होंगे फ्लक्स क्या है। फ्लक्स का प्रयोग जो है हम वह, अगर मान लीजिए हम कोई जॉइंट बना रहे हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन ना हो या ऑक्सीडेशन से को ना बनने देने के लिए हम फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। और ये तीन तरह का, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, पाउडर रूप में भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये धातु की सतह को साफ रखता है। इसके प्रयोग से धातु की सतह पर लगी जंग, रस्ट साफ हो जाती है। यह सोल्डर को बहाने में मदद करता है, अर्थात सोल्डरिंग करते समय जहाँ तक सतह पर फ्लक्स लगा होता है वहाँ पर टाँका आसानी से फैल जाता है। इस कारण जोड़ा पूरा मजबूत बनता है। तो दोस्तों आप समझ गए फ्लक्स कितना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड फ्लक्स, गुड क्वालिटी फ्लक्स की तरफ। यह पहला हम देख लेते हैं। एक अच्छा फ्लक्स वही है जो सोल्डरिंग तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। ठीक है। दूसरा, एक अच्छा फ्लक्स वही है जो जोड़ वाली सतह पर उत्पन्न किसी भी ऑक्साइड में घुलनशील हो यानी डिजॉल्व हो। थर्ड है, जब यह तरल अवस्था में हो यह जोड़ पर फैले और हवा को दूर रखे। फोर्थ, एक अच्छा फ्लक्स वही है जो पिघले हुए सोल्डर को बहने में मदद करे। फिफ्थ, एक अच्छा फ्लक्स वही है जो धातु की ऑक्साइड की परत को हटाए। और सिक्स्थ है, इसकी मुख्य धातु के साथ रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए। फ्लक्स के जो प्रकार हैं अबे हम उनकी तरफ चलते हैं। दोस्तों जनरली जो 2 टाइप्स के यहाँ पर हमें फ्लक्स मिल जाते हैं, एक कोरोसिव फ्लक्स, एक नॉन कोरोसिव फ्लक्स। तो देख लेते हैं हम पहले। फर्स्ट नंबर, मुख्यतः 2 प्रकार के फ्लक्स वर्ग में आते हैं, एक कोरोसिव और नॉन कोरोसिव। तो कोरोसिव फ्लक्स वह होता है जिनमें एसिड की मात्रा यानी कि एसिड अल्काली की मात्रा होती है, यानी कि क्षार और तेजाब की मात्रा इनमें होती है। पहले हम देखते हैं कोरोसिव फ्लक्स। कोरोसिव फ्लक्स ऐसे फ्लक्स जिनमें क्षार तथा तेजाब की मात्रा होती है उन्हें कोरोसिव फ्लक्स कहते हैं। ये यदि धातु की सतह पर लगे रह जाएं तो उसे क्षति पहुंचाते हैं और धातु पर जंग भी लग जाता है, जैसे जिंक क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड या हाइड्रोक्लोराइड एसिड। दोस्तों कोरोसिव फ्लक्स, अगर हम किसी धातु पर वेल्डिंग या सोल्डरिंग कर रहे हैं और अगर वे लगे रह जाएं तो धातु के साथ में वे जंग लगा लेते हैं या ऑक्साइड बना लेंगे, जिनमें तो क्या इनका प्रयोग बिजली के कामों में नहीं करना चाहिए, या ऐसे पार्ट जिनमें हम सोल्डरिंग के बाद धो नहीं सकते वहाँ ऐसे फ्लक्स प्रयोग नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों कोरोसिव फ्लक्स का प्रयोग हमें ऐसी जगह पर नहीं करना चाहिए जिसे हम साफ़ नहीं कर सकते या धो नहीं सकते, क्योंकि वे वहाँ पर जाकर रस्ट का एक जंग का परत बना लेंगे और हमारा जोड़ जो है कमज़ोर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम जो है नॉन कोरोसिव फ्लक्स। नॉन कोरोसिव फ्लक्स में क्या है, ऐसे फ्लक्स जिनमें एसिड की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, उन्हें
नॉन कोरोसिव फ्लक्स हम कहते हैं। इस प्रकार के फ्लक्स पौधों का रस बरोजा रेजिन पर आधारित है। इस प्रकार के फ्लक्स अधिकतर बिजली व इलेक्ट्रॉनिक के कामों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मीटर, बिजली की मोटरें, प्रेशर गेज और ऐसे पार्ट जिनकी सोल्डरिंग करने के बाद उन्हें धोना कठिन होता है। ऐसे फ्लक्स में मुख्य रूप से कौन से फ्लक्स आते हैं जिनको हम नॉन कोरोसिव फ्लक्स की कैटेगरी में रखते हैं, तो वह हमारा है सुहागा बोरेक्स। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है, नॉन कोरोसिव फ्लक्स कौन सा है, तो यहाँ पर बोरेक्स जो है हमारा वो नॉन कोरोसिव फ्लक्स के अंतर्गत आता है। दूसरा है टैलो और तीसरा है रेजिन इत्यादि। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है यहाँ पर फ्लक्स से संबंधित कि हम कौन सी धातु में कुछ अगर हम वेल्डिंग या सोल्डरिंग कर रहे हैं तो हम धातुओं के साथ में कौन से फ्लक्स का प्रयोग करेंगे। तो हमें यहाँ पर धातुएं पहले दी गई हैं। स्टेनलेस स्टील की अगर हम सोल्डरिंग कर रहे हैं तो हम कौन से फ्लक्स का प्रयोग करेंगे, जिंक क्लोराइड, ब्रास के लिए जिंक क्लोराइड और रेजिन, और कॉपर के लिए जिंक क्लोराइड और रेजिन, ब्रॉन्ज के लिए जिंक क्लोराइड रेजिन, टिन के लिए जिंक क्लोराइड, जिंक के लिए जिंक क्लोराइड, लेड के लिए टैलो या रेजिन, गैल्वनाइज आयरन के लिए जिंक क्लोराइड या रेजिन, या एल्युमिनियम के लिए जिंक क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड, और स्टेनलेस स्टील के लिए जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और गन मेटल की जो है सोल्डरिंग के लिए हम रेजिन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये आप यहाँ पर याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है हमारा ज़रूर बनता है कि धातु हमें दे देगा कि हमें ये धातु दी गई है, इसकी हमें सोल्डरिंग करनी है, तो इसके लिए कौन सा फ्लक्स यूज़ करना चाहिए, ये सभी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम देख लेते हैं कि हम सोल्डरिंग के द्वारा कौन कौन से जॉइंट यहाँ पर लगा सकते हैं। सोल्डरिंग के लिए कौन कौन से जोड़ प्रयोग किए जाते हैं उनके नाम हमें बताना है, और हम साथ में चित्र भी, इनका डायग्राम भी हम देख लेंगे। देखिए दोस्तों, सोल्डरिंग के द्वारा हम लैप जॉइंट आप देख पा रहे होंगे, बट जॉइंट, टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, फ्लैंज कॉर्नर जॉइंट, पाइप जॉइंट, लॉक सीम, फ्लैंज टी, फ्लैंज बट, फ्लश लैब या सिंगल स्ट्रैप बट या फ्लैंज बॉटम, ये सारे जो है जोड़ हम सोल्डरिंग के द्वारा आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये हमारी आज की आखिरी स्लाइड है और हम इसमें देखेंगे सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग में अंतर। तो यहाँ से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं सोल्डरिंग, उसके बाद देखेंगे ब्रेजिंग और वेल्ड, फिर बाद में ब्रेजिंग। पहले देखते हैं फिलर मेटल। सोल्डरिंग में अगर हम फिलर मेटल की बात करें, इसमें काम आने वाली फिलर मेटल को सोल्डर कहते हैं, जो कि टिन और लेड की मिश्र धातु होती है, आप कई बार आप पढ़ चुके हैं। दूसरा है ब्रेजिंग, इसमें काम आने वाली फिलर मेटल को स्पेल्टर कहते हैं, जो कॉपर तथा जिंक की मिश्र धातु होती है। थर्ड है वेल्डिंग, इसमें फिलर मेटल उसी प्रकार की उपयोग की जाती है जिस प्रकार का बेस मेटल हो, यानी कि अगर हम एसएस की वेल्डिंग, स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रोड जो यूज़ करनी है वह भी स्टेनलेस स्टील की इलेक्ट्रोड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम टेम्परेचर की तरफ। टेम्परेचर यह कम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस पर भी की जा सकती है। ये दूसरा है ब्रेजिंग जो है 600 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर की जाती है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है कॉपर का अधिक होता है इसकी वजह से। और थर्ड हमारा है वेल्डिंग, इसमें तापमान मुख्य धातु के गलनांक से अधिक होता है, यानी कि बेस मेटल के तापमान से, मेल्टिंग पॉइंट से अधिक यहाँ पर हमारा जो है वह गलनांक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेस मेटल, इसमें बेस मेटल नहीं पिघलती। ठीक है, सोल्डरिंग में जो है दोस्तों हमारे बेस मेटल पर कोई असर नहीं होता है, इसमें हम सोल्डर को पिघलाते हैं और धातु जुड़ जाती है। और दूसरा ब्रेजिंग में भी बेस मेटल नहीं पिघलती है, लेकिन वेल्डिंग में क्या होता है, इसमें बेस मेटल के दोनों सिरे पिघला दिए जाते हैं। थर्ड, अब इसके बाद फोर्थ नंबर है प्रेशर। इसमें सोल्डरिंग में जो है किसी प्रकार के दबाव की आवश्यकता नहीं होती, और ब्रेजिंग में दबाव केवल फालतू फ्लक्स बाहर निकालने के लिए डाला जाता है, और वेल्डिंग में इसमें जोड़ पूरा करने के लिए कई विधियों में दबाव की आवश्यकता होती है। और अब हम चलते हैं स्ट्रेंथ की तरफ, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ नंबर, ये जोड़ कमज़ोर होते हैं, सोल्डरिंग जोड़ जो है वो कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं तथा अधिक ताप तथा वाइब्रेशन सहने के अयोग्य होते हैं।
नेक्स्ट जो है हमारा ब्रेजिंग जॉइंट, ये जोड़ काफ़ी मजबूत होते हैं। ये जोड़ मजबूत होते हैं सोल्डरिंग की तुलना में। ब्रेजिंग जोड़ जो है मजबूत होता है सोल्डरिंग की तुलना में, और वेल्डिंग जॉइंट मजबूत होता है सोल्डरिंग तथा ब्रेजिंग की तुलना में। ये जोड़ काफ़ी मजबूत होते हैं। उचित विधि द्वारा बनाए गए जोड़ ताप तथा वाइब्रेशन काफ़ी हद तक सहन कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा वेल्डिंग, ये जोड़ बहुत मजबूत होते हैं। इन जोड़ों की मजबूती मुख्य धातु से भी अधिक की जा सकती है। तो दोस्तों ये हमारा डिफरेंस था, डिफरेंस बिटवीन सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड वेल्डिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने क्लियर किया सोल्डरिंग क्या है और सोल्डरिंग क्या कैसे कैसे करते हैं, सोल्डरिंग के जो विभिन्न प्रकार के सोल्डर हैं उनके कंपोजिशन। दूसरा हमने सोल्डर के बारे में जाना। तीसरा हमने फ्लक्स के बारे में देखा कि फ्लक्स होता क्या है और किस तरह के फ्लक्स होते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कोरोसिव और नॉन कोरोसिव फ्लक्स। और हम अगर सोल्डरिंग कर रहे हैं तो हमें धातु की सोल्डरिंग के लिए, किस धातु की सोल्डरिंग के लिए कौन सा फ्लक्स यहाँ पर प्रयोग करना है वो हमने देखा। थर्ड हमने देखा, फोर्थ हमने देखा, फिफ्थ हमने देखा यहाँ पर कि हम सोल्डरिंग से कौन कौन से जॉइंट यहाँ पर बना सकते हैं। और हमने लास्ट में देखा सोल्डरिंग, ब्रेजिंग तथा वेल्डिंग में डिफरेंस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो से हम MCQ डिस्कस करेंगे। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।